नमस्कार दोस्तों, सुनील लेट्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये पहल आज ही से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल सही बात हो जाएगी। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जो धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता हो, तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। यह सभी धर्मों पर परिवर्तन रोक लगाता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी धर्म का आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हो। ये किसी भी धर्म पर रोक नहीं लगाता है, तो इसका दूसरा कथन वाला गलत हो जाएगा। यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। भारत के जो भी नागरिक हो, वो विदेशी नागरिक हो, सबके लिए उपलब्ध है। ये कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। धर्म की स्वतंत्रता संविधान के 25 से अनुच्छेद 25 से 28 में मूल अधिकार है। ये अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित हुई। धर्म न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप उसे लगाते चलें, क्योंकि इसे मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप कैसे सीखोगे। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति निहित है। तो वित्त मंत्री, संसद, राष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक। आप मुझे कमेंट करके बताइए इस कैग का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो आप आंसर लगा दिया होगा आपने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा सी। 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यक्ष खतरे में हो, तो ये पहले 38वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संतुष्टि अंतिम निर्णय ले सकता था, और न्यायालय ने किसी भी आधार पर प्रश्नगत किंतु नहीं था। इसमें न्यायालय के आधार पर प्रश्नगत नहीं था पहले। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसमें 44वां संविधान संशोधन जो 1978वां है, इसके माध्यम से ये व्यवस्था की है कि जो संतुष्ट नहीं है तो उसकी न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, ये इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आप इसको देख लेंगे 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये तीसरा क्वेश्चन है। चलिए, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 2021 में प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप देख लें और ये लगाएं। मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो है इसमें फॉरेस्टर विभाग के बाद पूछी गई है। एक मिनट। चलिए, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट है, प्रकाशित की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे प्रतिवर्ष भारत वन्य जीव सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है।
इस वन क्षेत्र में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है विगत 2 वर्षों में। वनावरण सबसे अधिक और मध्य प्रदेश में देखी गई है। इसमें पूछ रहा है सही कथन नहीं है, तो इसमें देखना है कथन, ऑप्शन देख लें कौन सा कथन सही नहीं है। 1, 2, केवल 2, 1, 3, 1, 3 और डी में 1, 2, 3। तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ये तीनों ही कथन सही स्पष्ट कर देते हैं। इसमें थोड़ी मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ना, AP आंध्र प्रदेश, इसमें 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र से अधिकतम वृद्धि देखी गई है। और तेलंगाना इसमें 632 किलोमीटर है। और उड़ीसा में 537। आप ये डाटा देख लेंगे, तो जैसे कि आपको जब मेंस राइटिंग करेंगे ना, जब आपको ये पॉइंट डालने पड़ते हैं तो आप ये डाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा आपको जूम करके जो आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो चलिए चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं इधर की साइड से। चलिए भारतीय संसदीय, चौथा नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन 4, भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में के बीच निम्नलिखित कथनों में समानता क्या है? भारत की और विदेश की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं, वो समानता है, क्या समानता विद्यमान है दोनों के अंदर? तो इसमें समानता देखनी है हमको। संसद की सर्वोच्चता है, निर्वाचित राज्य प्रमुख है, बहुमत दल प्राप्त का शासन है। ये दोनों, जो संसद की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में है, पर लेकिन ब्रिटिश संसद प्रणाली में ये समानता नहीं दिखती है। जो निर्वाचित राज्य प्रमुख है, या हमारा जो राष्ट्रपति है वो राज्य प्रमुख होता है, जो कि ब्रिटिश में राजा या राजशाही जो वंशज होते हैं, वंशज के आधार पर होता है। तो उसमें केवल दोनों में ये समानता मिलती है, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी। भारतीय संसदीय सरकार की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं, आप जिसे और आपको जो याद हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसे आप रिकॉल कर पाओगे। तो भारतीय संसदीय सरकार की विशेषता, एक पहली विशेषता उसमें हम ये देखते हैं, जो औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका मिलती है। एक तो औपचारिक और एक वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि जो बहुमत दल का शासन होता है, बहुमत दल का शासन होता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है, विधायिका के प्रति कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। विधायिका के प्रति जो कार्यपालिका है हमारी, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और उसकी आखिरी विशेष, विधायिका के प्रति मंत्रियों की
सदस्यता होती है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। लोकसभा जो निम्न सदन है उसका विघटन होता है, वो विधानसभा का विघटन होता है। ये भारत की संसदीय प्रणाली की विशेषता है। आप उसे देख लेंगे एक बार तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये हमारी जो पहल है अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कहें। इस पहल का उद्देश्य यही है। जो प्रश्न है, प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको पढ़ा हुआ थोड़ा याद हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब तक नहीं पढ़ खुद कुछ नहीं कर सकता है जब तक दूसरों की से हेल्प ना मिले, और एक दूसरे से बात करके ही ज़्यादा हमें याद होता है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। उसमें नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है, उपाध्यक्ष होता है, और इसमें विशिष्ट आमंत्रित इसमें उपाध्यक्ष ये वाला हमने जो दूसरा वाला लगाया ना, ये गलत हो जाएगा। उपाध्यक्ष नहीं होता है इसमें। जब एक बार क्वेश्चन को शुरू द्वारा से पढ़ते हैं। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसे प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है? और प्रश्न यहाँ देखा करो, मेन गलती कहाँ करते हैं लोग, नीचे नहीं देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। वही मैंने यहाँ पर कर दी कि आपको मैंने ये बता दिया, ये बता दिया। ये पूछ रहा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो उसमें की जाती है, एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, एक विशिष्ट आमंत्रित व्यक्ति होते हैं, एक मुख्य कार्यकारी होता है। ये 3 होते हैं कि क्योंकि अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता है, तो वो अपना पद की नियुक्ति तो नहीं कर सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली जैसे पांडुचेरी है, इनके लोग होते हैं। क्षेत्रीय प्रदेश परिषद होती है। थोड़ी थोड़ी बहुत मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ, जिससे आप एक बार कॉल कर सकते हैं, कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो देखो नीति आयोग में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको एक बार। एक तो शासी परिषद होती है। पहली बात तो जो शासी परिषद हुई, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, पांडुचेरी है, अब हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर को भी मिला है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके भी लोग उपराज्यपाल या उप होंगे। दूसरा है उसमें क्षेत्रीय परिषद, एक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसमें दो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें पूर्णकालिक संगठन होता है, जिसमें उपाध्यक्ष सदस्य और अंशकालिक सदस्य होते हैं। इसमें पदेन सदस्य प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और सचिवालय होता है, ये होता है। और आपको पूरा नीति आयोग को रिवीजन हो गया होगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस
प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। आप लगाइए। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। ये देख लीजिए। ये पूछ रहा, सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं? तो देख ली, पहला कथन है इसमें। आप लगाएं साथ ही साथ, क्योंकि जब तक खुद नहीं लगाओगे जब तक आप नहीं कर पाओगे। तो लगाइए इसमें। तो क्या हो जाएगा? एकात्मक में क्या होगा? एकल और लचीला संविधान होता है, बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं केंद्र के द्वारा आयोजित की जाती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो IAS IPS, ये अखिल भारतीय, इसमें एकात्मकता के गुण मिलते हैं। एकात्मकता के गुण ही तो पूछ रहा है आपसे। इसमें सही कथन चुनने हैं। तो उसमें क्या क्या व्यवस्था होती है? एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। इसमें एकात्मकता के गुण पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। आप भी संग मेरे साथ क्वेश्चन को लगाएं और सॉल्व करें कि आप अपनी कमजोरी को देखें, कितने कमजोर हैं और कितने हमें याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन है। सॉरी, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPR में केवल नागरिक शामिल हैं। दूसरा, इसमें भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना, 2011 में मकान सूचीकरण के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए। इसमें सही कथन देखना है। लगाइए कौन सा कथन सही है इसमें। तो इसका कथन हो जाएगा, आपने लगा दिया होगा, तो उसमें क्या सही हो जाएगा? भारत के प्रत्येक सामान्य निवासियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पहला। दूसरा हो जाएगा उसमें, और 2010 में जनगणना में 2011 में मकान सूची का चरण के साथ एकत्रित किए गए। तो उसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई गलती हो रही हो बताने में, समझने में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं अगली बार वीडियो डालूंगा, सबसे पहले उस गलती को सुधार दिया जाएगा। चलिए, 8वें क्वेश्चन को लगाएं, क्वेश्चन को पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। और दूसरा, इसमें केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। तो केवल, ऐसे शब्दों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। केवल है, सभी है, केवल राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति कभी निर्धारित नहीं करता। उसमें सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान के मूल ढांचा का शब्द उसको उसने बताया है। ना तो ये कोई संवैधानिक है, ना कोई विधिक संविधिक है। ये न्याय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है।
आपको पता ही होगा, केशवानंद भारती बना केरल राज्य 1973 में। ऐसे संविधान की मूल ढांचा शब्द का उल्लेख किया गया। तो आपने लगा दिया होगा, तो उसका मैं आंसर बता देता हूँ। पहला तो आपका गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, तो आपका ये ऐसे चले जाएंगे अगर आप एनिमेशन करके अगर लगाते हो। और दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 90 क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें और उसका आंसर लगाएं। साथ ही साथ मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप मेरे साथ भी लगाएं। चलिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं हैं। तो उसमें क्वेश्चन है 9। तो आप लगाएं क्वेश्चन को। इसके संबंधित जो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जो आरबीआई के ना जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, आपने सुना होगा। उर्जित पटेल जो स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, जिसे AIIB बोलते हैं, जो 2015 में इसकी स्थापना की गई बीजिंग में, चीन में। इसके द्वारा इसको उर्जित पटेल साहब को वहाँ का उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। इसकी स्थापना 2015 में हुई। उसमें $6.7 अरब की परियोजना में 28 परियोजना को वित्त पोषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और 2। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमियां हो सकती हैं। लोकतंत्र की कौन कौन सी कमियां हैं, इसमें आप देखें। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, जिसमें अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि इसे चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। लोकतंत्र में उम्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी तो बात नहीं होती है कि गैर उम्र के और गैर जिम्मेदार निर्णय ले लें। तो उसमें पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा ए बी। जो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है, क्योंकि ये निर्वाचनों में अत्यधिक खर्च और राजनीतिक अपराधीकरण आदि से संबंधित होता है। इसलिए ये कमियां हैं इसकी। इसे आप मेंस के में आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और 2। आंसर हो जाएगा ए। चलिए 11वां नंबर को क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ें। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। वे अनुल्लंघनीय प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। वे राज्य और निजी व्यक्ति दोनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है और ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता और नियंत्रण के कार्य के रूप में कार्य करते हैं। सही उत्तर चुनें।
तो इसमें सही उत्तर देखना है। आप उसका उत्तर आपने लगा दिया होगा, तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। केवल 2-3 सही है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? लगाइए। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही है? सही हैं और इनका उपयोग न्यायालय द्वारा विधि संवैधानिकता को आधारित करने हेतु किया जाता है। दूसरा कथन है, इन्हें संसद के द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, सी हो जाएगा आंसर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें ज़्यादा वो, चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए 13वां क्वेश्चन को मैं पढ़ा के सुनाता हूँ। संविधान में अपनाई गई भारतीय पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? धर्म एक व्यक्ति के विषय तथा राज्य द्वारा इनमें से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। नंबर 2, किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक धर्म संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। देखें इसमें कौन कौन से कथन सही है। केवल 1, 2, केवल 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर, सॉरी 14 नंबर का क्वेश्चन है 120। चलिए देखते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराव से संबंधित है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार हैं, अगर उनमें टकराव के बीच से संबंधित कौन कौन से विवाद रहे हैं? पहला है IR कोयलो विवाद 2007, गोलकनाथ वाद 1967 और मेनका गांधी और मिनर्वा मिल्स। इसमें लगाइए कौन कौन से विवाद जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसकी मैं थोड़ी आपको और जानकारी दे देता हूँ। जो हमारे जो DPSP होते हैं ना, उनमें पहला मामला है चंपाकम दोहराई विवाद 1951। जो पहला मामला आया था हमारा, तो चंपाकम मामला आपने पढ़ा होगा, दोहराई जनवाद 1951 वाला पहला विवाद वो आया था। उसके बाद दूसरा विवाद आया था गोलकनाथ। उसके बाद आया था आपका केशवानंद भारती वाला 1973 और मिनर्वा मिल्स और मेनका गांधी आया था। और उसके बाद IR कोयलो बाद आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो उसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें से 2 शब्द तो इसमें पूछा गया है कौन कौन से शब्द बाद में जो नीति निर्देशक तत्वों के टकराव से संबंधित थे, ये पूछा है। उसमें जो सही कथन चुनना है। तो केवल टकराव से संबंधित गोलकनाथ था और मिनर्वा मिल्स था। वैसे आपको मैंने जानकारी बता दी, ये भी इसके साथ थे।
से संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा एक संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी। ये चारों ही 12(2) के तहत राज्य की परिभाषा को शामिल करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 16वां क्वेश्चन। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बेडल सागर निम्नलिखित में से क्षेत्रों में अवस्थित है? मैपिंग वाले क्वेश्चन को जरूर देखना, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका आंसर आपने पता ही होगा, अंटार्कटिका। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 17वां क्वेश्चन। केंद्रीय सतर्कता आयोग से लिया गया ये क्वेश्चन। CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको तो पता ही होगा, जो हमारा केंद्रीय सतर्कता है एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ना संवैधानिक निकाय है। तो पहला वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो केंद्रीय सतर्कता है उसकी स्थापना वर्ष 1964 में सरकार द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। सरकार के द्वारा एक संस्थापित कार्यकारी संगठन के द्वारा इसका गठन किया गया था। जो 57 के संस्थापन समिति है, 57 ये समिति आपको याद कर लेंगे। जो 57 समिति है, इसकी सिफारिश पर आधार पर समिति के आधार पर 1962 से 1964 में ये बनाया गया। चलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए 18वां क्वेश्चन है। भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे किसी भी न्यायपालिका के आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि प्रत्यक्ष के रूप में किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा वाला पढ़ें। मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अन्य क्षेत्र अधिकार प्राप्त हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है, संविधान की एक मूल विशेषता और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं हटाया जा सकता। उसमें देखना है 18वें क्वेश्चन में, तो आंसर हो जाएगा, आपने लगा दिया होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 ये संविधान की मूल विशेषता है, इस संविधान द्वारा संशोधित भी नहीं हटाया जा सकता। सही आंसर उसमें देखना था। चलिए 19वां क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अब बहुत ही अच्छा है, आप इसे लगाएं।
चलिए 19वां क्वेश्चन, भारत में संघ और राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी कारण है? जब हमारे भारत जो संघ बन रहा था उसमें बहुत सी चुनौतियां आई थी। उसमें एक सांस्कृतिक भिन्नता थी, सामरिक, जनजातीय, प्रशासनिक था। तो उसका आंसर हो जाएगा डी। जो प्रशासनिक है कि महत्व के है, पांडिचेरी है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ और दिल्ली ये प्रशासनिक महत्व के केंद्र हैं। जो सांस्कृतिक भिन्नता है इसमें पांडिचेरी हो जाएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीप ये सामरिक क्षेत्र के आपको पता ही होगा। और सांस्कृतिक क्षेत्र की भिन्नताएं सामरिक महत्व के, इस चारों के आधार पर ही हमारे भारत के संघ राज्यों के क्षेत्र के गठन किया गया। सही कथन उसमें चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपने लगा दिया होगा। चलिए 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ कि जिससे मुझसे पहले आप लगाएं तो आपको ये जानकारी रहे कि हमने कितने सही लगाए। मैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो और समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे एक बार ज़रूर बता देना कमेंट करके कि हाँ हमें समझ में नहीं आया है, तो मैं इससे और बेहतर लाने की कोशिश करूँगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित कथन शामिल है। आप देखें, मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। जो हमारा अनुच्छेद 19A के तहत जो हमारे 6 दिए वाक अभिव्यक्ति की, तो उसमें लगाएं आप क्या उसमें क्या सही हो सकता है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है और बाकी की ये 1, 3, 4 सही हो जाएगा। मौन भी रह सकते हैं, स्वतंत्रता है, प्रशासन का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR यह बाल श्रम निषेध विनिर्मूलन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। ऐसे क्वेश्चनों को जरूर देखें, सांविधिक है या संवैधानिक है, जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। आपको हम पूरा पढ़ लेते हैं, पर वही ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान में नहीं देते हैं कि जैसे सांविधिक है या संवैधानिक। सांविधिक वो होता है जो विधि बना के पारित किया गया हो, और संवैधानिक वो होता है जो संविधान में वर्णित हो, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है बहुत से लड़कों को। आप सभी को वही रहती है, मुझे भी पहले ये समझ में नहीं आता सांविधिक है क्या संवैधानिक क्या होता है, तो धीरे धीरे मैंने जाना, तो आप ही को समझ में आप देख सकते हैं। और उसमें एक ही अंतर है, सांविधिक होगा तो ये विधि बना के किया गया होगा, और संवैधानिक होगा जो संविधान में उसका वर्णन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कथन देखें, इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एजेंसी के रूप में नामित किया गया। तो आपको पता ही होगा वो 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 14 वर्ष से निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, सांविधिक नहीं है, पहला वाला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा वाला सही हो जाएगा। यह अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अधिनियम प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित है।
ये हमारे मूल कर्तव्य में है, ये हमारे मूल अधिकारों में। एक ऐसा ही ये निःशुल्क शिक्षा वाला ये तीनों चीज़ों में मिलता है आपको। ये तो मूल कर्तव्यों में मिल जाएगा, मूल अधिकारों में मिल जाएगा, मूल कर्तव्यों में मिल जाएगा, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में देखना आया है क्वेश्चन, तो देखते हैं परख क्या है। परख है समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन की समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जैसे हम AICTE बोलते हैं, उसके द्वारा उसे लॉन्च किया गया। एक आपको और इसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ। ये क्या है, ये भी एक संवैधानिक निकाय है, जिसका संविधान में नहीं है, विधि बना के किया गया है परम पोर्टल। तो सवाल क्वेश्चन आप इसका आंसर बताएं, कौन सा कथन सही हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही कथन सही है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। दूसरा कथन देखें, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। तो लगाएं एक क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा केवल 2। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ये उसका बी हो जाएगा। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन है। हाथ से मैला ढोने की समस्या है और अनुसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले। इसमें सही कथन के उत्तर देने, तो लगाइए। इसमें आपने क्या लगाया है आपको पता होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या हो जाएगा, जो मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार के संरक्षण के लिए आपको पता होगा कि 1993 में ये पारित किया गया राष्ट्रीय मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। ये संवैधानिक है और एक सार्वजनिक निकाय है। इसमें 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं, एक तो सार्वजनिक निकाय है ये, और एक है संवैधानिक निकाय। इसमें 2 चीज़ आप जरूर याद करोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ड्रेसिंग 2022 प्रकाशित किया गया। इसमें वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, जो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक
ट्रेस 2022, जिसमें धीमी और निश्चित बहाली की चेतावनी दी गई है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। चलिए 26वां क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत सेवा शर्तों और व पदावधि को निर्धारित करता है। निर्वाचन आयोग में चर्चा की जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीटो पावर का उपयोग करता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद परंतु पद धारण नहीं करता है। तो इसमें आप लगाएं, 26वें क्वेश्चन में लगाना है आपको, जिसमें पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। 324 तहत सेवा शर्त पदावधि को निर्धारण किया जाता है, ये पहला वाला उसमें गलत हो जाएगा। जो निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाती हैं, ना कि 24 के तहत। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। तो इसका इसमें ना ये वीटो पावर का उपयोग करता है, आप ये भी देख लें एक बार कि वीटो पावर सिर्फ राष्ट्रपति उपयोग करता है। ये वाला कथन सही हो जाएगा, जो राष्ट्रपति के पर्याप्त पद धारण नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल सी, सॉरी बी, केवल बी हो जाएगा आंसर उसका, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उसका आंसर आपको देना है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, सैनिक शासन। ये पूछ रहे हैं कि विशेष परिस्थिति और परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव कब पड़ता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव कब, जब राष्ट्रपति शासन होगा तब, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तब, सैनिक शासन होगा तब, कब जिन नागरिकों भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रीय आपातकाल में और राष्ट्रीय शासन। क्यों? राष्ट्रीय शासन केवल एक राज्य में या 2 राज्यों में हो सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होता है और सैन्य शासन के द्वारा अभी मौलिक अधिकारों पर भारतीय नागरिकों के प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 42वां संविधान 1976 अनुच्छेद 39 और 39 से जोड़ा गया। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, यानी ये 86वां संविधान संशोधन है 2002, 6 से 14 वर्ष के द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। और इसमें भी देख सकते हैं 97 वाला संविधान संशोधन है, संविधान और संविधान संशोधन जो 2011 वाला है, जिसमें अनुच्छेद 43B जो राज्य के सहकारी समितियों को स्वैच्छिक अधिकार है, तो वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 44वां संविधान एक है, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें अनुच्छेद 38(2) आय एवं असमानताओं को करने का प्रयास किया गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आप उसे और रिवाइज कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, 1 और
इसमें आपको मैं कथन पढ़ के सुना देता हूँ। बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के अवसर की सुनिश्चितता करना, सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आय प्रतिष्ठा तथा सुविधाओं के अवसरों को असमानता को कम करना। तो ये वाला सही हो जाएगा। ये वाला नहीं, जिसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा ये नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, 1 और 2। आय सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, पहला ये वाला हो जाएगा। और दूसरा बच्चों के स्वास्थ्य के अवसर के लिए सुरक्षा, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। चलिए 29वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करते, मान्यवादी, कैग, यूपीएससी और चुनाव आयुक्त। कौन इनमें से राष्ट्रपति प्रसाद पद धारण नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। इसके आंसर आप देख लें। तो इसके आंसर हो जाएंगे, एक तो ये तो मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। जो कैग है, जिसका हमारे संविधान में उल्लेख है, ये प्रसाद पद नहीं करते हैं। और ये यूपीएससी के जो सदस्य हैं और निर्वाचन आयोग, इसका संविधान में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, 2, 3, 4। चलिए 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन के साथ आज का ये लास्टवां क्वेश्चन है, फिर हम 30 के बाद कल लेकर आएंगे नई सीरीज के साथ। चलिए 30वां क्वेश्चन है, पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। पुरस्कार की घोषणा पूर्व प्राप्तकर्ता लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। तो इसका आंसर आप देख लें। तो इसमें जो तीसरा वाला कथन है, पुरस्कार की घोषणा एवं पूर्व प्राप्तकर्ता लिखित सहमति लेने के प्रावधान है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।